हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहां किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 5 अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। याद रखना है आपको कि इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और यह जो महोत्सव है ये 5 और 6 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। तो 2 दिन का यह महोत्सव दुनिया भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की विशेषता का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया गया है। दोस्तों, यहां पर महोत्सव की बात आई है तो चलिए डिस्कस करते हैं 2023 के प्रमुख महोत्सव। तो अभी हाल ही में उन्मेष, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है, तो इसका उद्घाटन भोपाल में किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और उत्कर्ष, जो कि एक लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव है, तो इसका भी उद्घाटन भोपाल में किया गया है। आदि महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया गया है। प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में आयोजित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जाना है। तो ये है 2023 के प्रमुख महोत्सव, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो चैनल आएगा, चैनल को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में कितने स्टेशन को शामिल किया है? तो देखिए दोस्तों, अभी जो अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी 2023 में, तो उसके अंतर्गत पहले चरण में 508 स्टेशनों को चुना गया है। और ये स्टेशन कौन से स्टेशन है दोस्तों? रेलवे स्टेशन है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत क्या क्या होगा रेलवे स्टेशनों में? तो एक सुंदर स्टेशन भवन होगा, स्वच्छ भारत पर ध्यान दिया जाएगा इन रेलवे स्टेशनों पर, सुंदर प्लेटफॉर्म होगा, यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी, बेहतर कनेक्टिविटी होगी, यानी कि इस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए बेहतर साधन होंगे। इसके अलावा मार्गदर्शन और सूचना के केंद्र होंगे, यानी कि जो यात्री हैं उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, उनके लिए उचित मार्गदर्शन और सूचना समय समय पर और स्थानों पर लगाई जाएंगी। तो इस प्रकार की सुविधा होने वाली है इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। दोस्तों, डिस्कस करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम को, यानी अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस योजना को 2023 में भारतीय रेलवे बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका लाभ मिलने वाला है रेलवे में सफर करने वाले नागरिकों को। इसका उद्देश्य ये है कि जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं उनका नवीनीकरण किया जाए और उनको मॉडर्न बनाया जाए। लाभ क्या होगा दोस्तों? तो रेलवे में सफर करने वाले नागरिकों को उच्चतम सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी कि जो रेलवे में सफर करने वाले नागरिक हैं उन्हें विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी और अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं कि कौन सी योजना कब लॉन्च की गई है। तो जनधन योजना 2014 में, स्किल इंडिया मिशन 2014 में, मेक इन इंडिया 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में, नमामि गंगे योजना 2016 में, उड़ान योजना 2017 में और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में, पीएम मित्रा योजना 2021 में,
स्माइल योजना 2022 में, अग्निपथ योजना 2022 में, पीएम श्री योजना 2022 में और आरोग्य मैत्री योजना 2023 में लॉन्च की गई हैं। तो ये है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जुर्माना और कैद की सजा के लिए विधेयक पास किया गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में झारखंड की सरकार के द्वारा एक ऐसा विधेयक पास किया गया है जिसमें नकल करने पर या जो पेपर लीक होता है उसमें कैद की सजा सुनाई जाएगी और जुर्माना भी सुनाया जाएगा। तो अगर पहली बार नकल करने वाले अभ्यर्थी को पकड़ा जाता है तो 1 साल की कैद होगी और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार नकल करते पकड़े जाने पर 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग संस्थान या अनुबंधित व्यक्ति पेपर लीक मामले का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास और 2 से 10 करोड़ का जुर्माना देना होगा। तो इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं झारखंड में और हमें लगता है दोस्तों कि ये प्रावधान हर एक राज्य में होना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान उत्तराखंड में किया गया है, गुजरात में किया गया है। तो हर राज्यों में इस प्रकार के मामले आते हैं और उन पर रोक लगाने के लिए कानून जरूर बनना चाहिए जिससे जो स्टूडेंट होता है उसकी मेहनत बेकार न जाए। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और विधानसभा सीटें यहां पर 81 हैं। राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को। तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हिरोशिमा क्या है? तो हिरोशिमा जापान का एक शहर है और इसी शहर के नाम पर यह दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों जाना जाता है दोस्तों, इतना फेमस क्यों है, क्यों लोग जानते हैं इस शहर को? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया गया था और इसका नाम था लिटिल बॉय। इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा और इसका नाम था फैट मैन। तो दोस्तों जब ये 2 परमाणु बम जापान पर गिरे तो इसमें 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी और जो बच गए थे उनकी जिंदगी भी दोस्तों नर्क से बदतर हो गई थी, यानी कि वो जिंदा लाश थे। तो इस प्रकार का नुकसान हुआ था इन 2 शहरों पर और दुनिया में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 के बीच में। यहां पर आप मैप देख पा रहे हैं जापान का, ये है दोस्तों हिरोशिमा शहर और ये है नागासाकी। तो इन दोनों शहरों पर परमाणु बम से हमला किया गया था, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। दोस्तों जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा महारत्न। तो जो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है अब वो भारत की महारत्न कंपनी बन गई है और वह भारत की 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसको महारत्न कंपनी बनाने का फैसला लिया गया और इस फैसले के साथ ही भारत में 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। दोस्तों महारत्न कंपनियों का दर्जा केवल नवरत्न कंपनियों को अपग्रेड करके दिया जाता है। इसके लिए पिछले 3 सालों का जो औसतन टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ रुपए का ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि पिछले 3 सालों में जो उसका एवरेज टर्नओवर रहा है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए और औसत प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट 2500 करोड़ का होना जरूरी है और इसका ग्लोबल प्रेजेंस जरूरी है, यानी कि ये ग्लोबल स्तर पर प्रेजेंस होनी चाहिए। दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। मुख्यालय इसका दुलियाजान असम में है। चेयरमैन है इसके डॉक्टर रंजीत रत्न। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। दोस्तों भारत में कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड। इसके अलावा रेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ओएनजीसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे सेल बोला जाता है, और अब ये 13वीं महारत्न कंपनी बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इन कंपनियों को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया का नया कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा पुनीत चंदोक को। किसे नियुक्त किया है दोस्तों? पुनीत चंदोक को। तो पुनीत चंदोक भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका सहित पूरे दक्षिण एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के व्यवसाय के एकीकरण की देखरेख करेंगे। बात आई है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसके संस्थापक हैं विल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय इसका रेडमंड, वाशिंगटन, अमेरिका में है, और इसके जो सीईओ हैं और चेयरमैन हैं वो हैं सत्य नाडेला। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो राकेश पाल अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक। समीना सिंह अमेरिका में राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त की गई हैं। पी वासुदेवन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। जीके सतीश रूस की ऊर्जा कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। पीएम प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी बने हैं। श्रद्धा कपूर एक्सेस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध को कब तक के लिए टाल दिया है? आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर तक के लिए। यानी दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जो लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको अब 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है, और अब ये जो प्रतिबंध है 1 नवंबर से चालू होगा। तो 1 नवंबर से सरकार केवल वैध लाइसेंस के माध्यम से लैपटॉप, टैबलेट और कुछ प्रकार के कंप्यूटरों के आयात को अनुमति देगी। यानी कि जिनके पास एक वैलिड लाइसेंस होगा उन्हीं को लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर को इंपोर्ट करने की अनुमति दी गई है। और दोस्तों सरकार का उद्देश्य ये है कि इससे ये चेक किया जाए कि ये जो कंप्यूटर हैं या ये जो लैपटॉप हैं या ये जो टैबलेट हैं ये कहाँ से आते हैं, उनके सोर्स को पता करना। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर रहे हैं एलेक्स हेल। तो उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2022 में खेला था, तब से वो इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था और अब उन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। और इंग्लैंड के ही एक दिग्गज तेज गेंदबाज रहे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, तो उन्होंने भी अभी संन्यास लिया है। और इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर हैं मोइन अली, उन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। इसके अलावा भारत के क्रिकेटर रहे हैं मनोज तिवारी, तो उन्होंने भी अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मनोज तिवारी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में खेल मंत्री भी हैं, याद रखना है आपको। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उन पर 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ए की टीम ने एसीसी पुरुष इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जीता है। श्रीलंका के जो लाहिरू थिरिमाने थे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बॉलीवुड एक्टर हैं शाहरुख खान, तो उन्होंने आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ज्वाइन किया है, यानी कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए। और विराट कोहली 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने हैं अभी हाल ही में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है क्रिकेट से रिलेटेड, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नितिन चंद्रकांत देसाई का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा ये आर्ट डायरेक्टर थे। कौन थे दोस्तों? आर्ट डायरेक्टर। तो जब कोई फिल्म बनती है तो उसके लिए सेट बनता है, तो सेट का निर्माण करने का काम कौन करते थे? चंद्रकांत देसाई। आपने दोस्तों केबीसी देखा होगा, केबीसी का जो सेट है वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, और बहुत सारी जो फेमस फिल्में हैं उनका सेट इनके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये काम था इनका। तो देसाई ने 4 बार सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 बार सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो प्रख्यात गर्दक डॉक्टर मंगला नार्लीकर का निधन हुआ है। मराठी अभिनेता रविंद्र महान जी का निधन हुआ है। कोरियोग्राफर
राकेश मास्टर का निधन हुआ है, एक्टर शरद बाबू का निधन हुआ है और प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का निधन हुआ है। तो ये अभी हाल ही में हुए निधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया है। तो पाकिस्तान की कैबिनेट ने अभी हाल ही में अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ पिछला जो सुरक्षा समझौता था वो 2005 में हुआ था, लेकिन ये समझौता 2020 में समाप्त हो चुका था। और अब ये जो नया समझौता हुआ है इसके अंतर्गत दोनों देश संयुक्त अभ्यास कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का अमेरिका के साथ। दोस्तों चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? इजराइल से। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? NHAI ने। तूफान खानून ने किस देश को प्रभावित किया है? जापान को। फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? गुकेश डी बने हैं। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। उभरते बाजारों की सूची में मॉर्गन स्टैनली ने किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया है? भारत को। और किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 से अभ्यास शुरू किया है? तो ये अभ्यास शुरू किया है रसिया ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम हिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है बौद्ध संगीति से रिलेटेड। तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजातशत्रु उस समय शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुई थी और सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक उस समय शासक थे। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 247 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र जो थे उसके अध्यक्ष थे और शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में, कुंडलबन कश्मीर में ये बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और कनिष्क उस समय शासक थे। तो दोस्तों ये बौद्ध संगीति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इजराइल। तो सभी लोगों ने इसका आंसर इजराइल दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कुछ अच्छे कमेंट भी आते हैं जो मोटिवेट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारा मकसद दोस्तों आपके लिए काम करना है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। तो आज का क्वेश्चन है, पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।